दोस्तों नमस्कार। आइए देखते हैं दुनिया की 5 दिलचस्प और मज़ेदार खबरें। पहली खबर है OIC के बारे में। OIC एक ऑर्गेनाइजेशन है। ये खाड़ी देशों में मुस्लिम जो संगठन है उन्होंने मिलकर बनाया हुआ है। ये 57 देशों का संगठन है। 57 जो मुस्लिम देश है इन देशों ने मिलकर ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई है धर्म के आधार पर। यहाँ पर एक बात क्लियर कर दूँ, क्योंकि ये सिर्फ मुस्लिम देशों का ही संगठन है। ऊपर की पिक्चर में आप देख रहे हैं, ऊपर जितने भी आपको फ्लैग्स दिख रहे हैं, ये जो फ्लैग्स दिख रहे हैं ये फ्लैग्स उन देशों के 57 देशों के फ्लैग्स है। तो इन देशों में पूरे कंट्रीज जो है ये पूरे मुस्लिम कंट्रीज़ है और इन्होंने एक संगठन बनाई है जिसका नाम है OIC। इसका मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन। अब इन्होंने क्या किया है, इन्होंने एक गजब का काम किया है। इन्होंने राम मंदिर के बारे में एक निंदा जो होती है वो व्यक्त की है। इनकी संगठन है, इनकी मीटिंग्स होती होंगी, उन मीटिंग्स में इन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राम मंदिर जो ढाया गया है, वो जो बाबरी मस्जिद जो ढाई गई है उसके ऊपर ये राम मंदिर बना है, इस बात की इन्होंने निंदा की है। अब ये खुद मुस्लिम संगठन है, खुद धार्मिकता पर बनी हुई एक संगठन है और दूसरे देशों ने अगर उनकी धार्मिकता दिखाई तो इनको आपत्ति होती है। कितनी कमाल की बात है। ये संयुक्त राष्ट्र के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इंटर गवर्नमेंटल आपस में बना हुआ इंटर गवर्नमेंटल ग्रुप है। UN के बाद, यूनाइटेड नेशंस के बाद, संयुक्त राष्ट्र के बाद ये दुनिया का सबसे बड़ा, क्योंकि 57 देश है इसमें, तो ये दुनिया का सबसे बड़ा दूसरा इंटर गवर्नमेंटल ग्रुप है। इसका हेडक्वार्टर सऊदी अरब के जद्दाह में है। इस संगठन में सऊदी अरब का दबदबा माना जाता है, क्योंकि ये जो 57 देशों का फ्लैग देख रहे हैं आप, इन 57 देशों में सऊदी अरब ही है जो सबसे ताकतवर है, जो सबसे टेक्निकली अग्रेसर जिसको कहते हैं वो देश। इन 57 देशों में ये एक है। लेकिन इनकी मौजूदगी अभी तक शायद मुस्लिम देशों के अलावा किसी को पहचानी नहीं गई थी इनकी मौजूदगी। लेकिन क्योंकि अब इन्होंने दूसरे देशों के इंटरनल मैटर के ऊपर बात करनी शुरू की है, मतलब इंडिया इनकी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा नहीं है, लेकिन इंडिया अगर अपनी कंट्री में कुछ भी करे तो इनको कोई हक नहीं पहुंचता कि ये उस चीज़ के बारे में बोले, लेकिन फिर भी ये बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप देखेंगे तो उसमें एक पाकिस्तान का भी नक्शा आपको दिखाई देगा, पाकिस्तान का भी एक फ्लैग उन फ्लैग के बीच में आपको दिखाई देगा। यहाँ तक कि आपको उन फ्लैग के बीच में बांग्लादेश भी दिखाई देगा, यहाँ तक कि आपको उन फ्लैग के बीच में अफ़गानिस्तान भी दिखाई देगा, जो इंडिया की बॉर्डर से जुड़ी हुई कंट्रीज़ है। और इन्होंने इंडिया के साथ डायरेक्टली तो आपत्ति व्यक्त नहीं की है, लेकिन ये बाहर जाकर आपत्ति व्यक्त करती है। ये पाकिस्तान ने तो डायरेक्टली UN में जाकर ही लेटर लिख दिया है कि देखो इंडिया में क्या हो रहा है। ये हमारी तीसरी खबर है, इसके ऊपर हम बात करने ही वाले हैं। तो चलिए देखते हैं दूसरी खबर की ओर। दूसरी खबर रिसेंट की खबर है, करंट खबर है। अभी अभी हमने 26 जनवरी पर गणतंत्र दिवस मनाया है और इसी उपलक्ष्य में हम हर साल किसी मेहमान को बुलाते हैं। तो इस साल हमने फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन को बुलाया है। अभी इन्होंने एक ट्वीट किया है शायद, तो इन्होंने ट्वीट करके कहा है, क्योंकि इस साल 2024 में जो है फ्रांस ओलंपिक की मेज़बानी कर रहा है और ये मेज़बानी 26 जुलाई से ये ओलंपिक शुरू होगा और 11 अगस्त को यह ओलंपिक वहाँ पर समाप्त होगा। और जैसे ही ये समाप्त होगा इसके बाद पैरा ओलंपिक्स आएंगे 28 अगस्त से 8 सितंबर तक। तो ये सारे आयोजन है, ये सारे जो कार्यक्रम हैं इनका आयोजन फ्रांस कर रहा है। तो फ्रांस के राष्ट्रपति ने ट्वीट करके कहा है कि अगर
फ्रांस ओलंपिक के लिए भारत की किसी भी दावेदारी का समर्थन करेगा। मतलब अगर इंडिया ओलंपिक के लिए अपना आवेदन भेजता है तो फ्रांस उसको सपोर्ट करेगा। तो ये क्योंकि इंडिया और फ्रांस का मैत्रीपूर्ण संबंध रहा है कई सालों से, तो इस वजह से ये इसका एक सबूत ये भी है कि अब तक 6 बार फ्रांस के राष्ट्रपति को बुलाया गया है अब हमारे गणतंत्र दिवस पर, और ये सबसे ज़्यादा बार किसी दूसरे देश के प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट को किसी देश में गणतंत्र दिवस पर बुलाया गया है। तो इस वजह से भी हमारे और उनके जो रिलेशंस है, मैत्रीपूर्ण रिलेशंस के ये पुख्ता सबूत भी है। तो इसी स्टेप में एक स्टेप आगे बढ़ते हुए फ्रांस के जो राष्ट्रपति है उन्होंने बहुत अच्छी पहल की है कि अगर इंडिया ओलंपिक के लिए मेज़बानी करना चाहे या कोई भी किसी भी प्रकार का आवेदन अगर वो देता है तो फ्रांस उसको डेफिनेटली सपोर्ट करेगा। चलिए तीसरी खबर की ओर मुड़ते हैं। जैसा मैंने शुरुआत में ही कहा था, ये खबर है पाकिस्तान की, और पाकिस्तान ने अपना रोना जो है वो फिर से रोया है। अब तक वो कश्मीर के बारे में बात करता था, आ जाके यूएन को पत्र लिखता था, आ जाके यूएन में अपनी बात उठाता था और हमेशा पाकिस्तान की बात कश्मीर की बात करता था। तो पाकिस्तान ने यूएन को एक पत्र लिखा है जिसमें भारत में जो मौजूदा इस्लामिक स्थल है, खास करके इस्लामिक स्थल क्या होते हैं, इस्लामिक स्थल मतलब वो जो मस्जिदें हैं वो सुरक्षित नहीं है, ऐसा इसका कहना है। क्यों कहना है? क्योंकि रिसेंटली हमने राम मंदिर बनाया है, सारे सबूतों के आधार पर वहाँ पर ये डिक्लेयर किया हमारे सुप्रीम कोर्ट ने कि वहाँ पर राम मंदिर के सबूत थे। तो इन आधारों के ऊपर न्यायिक जांच करके ही वो राम मंदिर की वहाँ स्थापना हुई है। लेकिन फिर भी अब सारी दुनिया जानती है कि इस्लाम का यहाँ पर इन्वेजन हुआ था इंडिया में, और यहाँ पर इन्वेजन होके मुस्लिमों ने यहाँ पर मंदिरों को तोड़ा है, धर्म अपना प्रस्थापित करने के लिए दूसरे धर्म के जो प्रार्थना स्थल होते हैं उनको तोड़ा गया है। ये सारा इतिहास पूरा लिखित में है, ये सब कोई हर कोई जानता है। लेकिन पाकिस्तान हमेशा ये ट्राई करता है कि किसी ना किसी तरह वो इमेज, इंडिया की जो इमेज है उसको डैमेज पहुंचाए। तो इसी एक इच्छा के तहत उन्होंने ये एक और काम किया है। उनके जो वहाँ पर दूत है, यूएन में जो दूत है मुनीर अकरम, इन्होंने लिखा है कि भारत में मुस्लिम जो धार्मिक स्थल की सुरक्षा के लिए तत्काल हस्तक्षेप, यूएन का हस्तक्षेप होना चाहिए, ऐसा इन्होंने लिखा है। इसके साथ ही जो जो इस्लाम से जुड़ी हुई जो स्थान है वो सुरक्षित किए जाए। वहाँ पर जो सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों के अधिकार है यानी इंडिया में, उनको सुरक्षित करने के लिए यूएन को महत्वपूर्ण भूमिका बजानी चाहिए। इस तरह का एक लेटर इन्होंने मुनीर अकरम साहब ने वहाँ पर यूएन को दिया है। उन्होंने आगे भी लिखा है कि अफसोस की बात है कि ये कोई अकेली घटना नहीं है। अब ये उनका कहना है, उनकी भविष्यवाणी देखिए अब क्या कहते हैं। क्योंकि वो ज्ञानव्यापी मस्जिद जो अभी वाराणसी में है और इसके साथ मथुरा में जो ईदगाह है, शाही ईदगाह, वहाँ उन ईदगाहों और इन मस्जिदों को भी खतरा है और उनको भी अपमानित और मिटाने की साजिश होने की संभावना है। इस तरह का एक उस लेटर में एक पॉइंट इन्होंने लिखा है, मतलब जो नहीं हुआ है अभी तक उसके होने की गुंजाइश है। इस तरह से वो यूएन को आभासित करना चाहता है, इस तरह से यूएन को वो बताना चाहता है कि किस तरह मुस्लिम यहाँ पर सुरक्षित नहीं है। तो ये सारी जो राजनीतिक चालें होती है ये यूएन बखूबी जानता है, और यूएन अब तक पाकिस्तान को बहुत अच्छे से समझ भी चुका है कि पाकिस्तान किस तरह अपनी बात को, अपने जो अंतर्गत मुद्दे हैं उनको छोड़कर दूसरे देशों के मुद्दों पर किस तरह बातें करना चाहता है, खास करके इंडिया के बारे में। हालांकि पाकिस्तान की खुद लंका लगी हुई है, वहाँ पर ईरान उसके साथ युद्ध करने को तैयार है, वहाँ पर अफ़गानिस्तान के साथ उसके संबंध अच्छे नहीं हैं, इधर इंडिया के साथ तो है ही नहीं। फिर इन सारे मुद्दों के अलावा भी
वो दूसरे देशों के अंदर क्या हो रहा है उसके ऊपर बात करने के लिए बेबस है। खैर, चौथे खबर पर आते हैं। ये खबर आप देख रहे हैं, ये पिक्चर है एक प्रसिद्ध अमेरिकी डांसर ओरला बैंक्सडेल का। ये सिर्फ 25 साल की ये है, डांसर है, और इनकी मृत्यु जो है वो काफ़ी चर्चा में है, क्योंकि ये मृत्यु साधारण मृत्यु नहीं है। कहते हैं कि ये जब हम सब सुबह उठते हैं, उठने के बाद कोई कोई होते हैं जो चाय पीने की तलब जिनको रहती है, और कुछ लोग होते हैं जो चाय के साथ बिस्किट खाना पसंद करते हैं। तो ये मैडम भी उसी प्रकार बिस्किट खाने के लिए गई, उन्होंने वो बिस्किट खाया, और ये बिस्किट जो है वो अभी तो ये जांच का विषय है, क्योंकि 11 जनवरी को ही इनकी मृत्यु हुई थी। तो ये तो जांच का विषय है, इसके बारे में ज़्यादा बोलना ठीक नहीं होगा, लेकिन फिर भी ये बिस्किट मूंगफली युक्त बिस्किट थे। तो ये बिस्किट खाने के बाद वो सीधा कोमा में चली गई, क्योंकि ये प्रसिद्ध डांसर थी, वहाँ पर सेलिब्रिटी थी। तो इस वजह से इनकी मृत्यु काफ़ी चर्चा में अभी फ़िलहाल है। तो इसकी जांच बनी हुई है, जांच कर रहे हैं लोग। तो इसके बाद वो जो बिस्किट उन्होंने खाए, तो उसके बाद उनके शरीर के अंगों ने काम करना बंद कर दिया। अब ये नहीं था कि वो बिस्किट एक्सपायर्ड थे या कुछ थे, लेकिन ये कहते हैं कि वो जैसे ही उन्होंने बिस्किट खाए उसके बाद ही उनके जो शरीर के अंग है वो काम करना बंद कर दिए। वो हमेशा, क्योंकि उनको शायद पहले भी कुछ प्रॉब्लम रही होगी फिजिकली, तो हमेशा एक एपिपेन रखा करती थी। ये एक उपकरण होता है जिसका इस्तेमाल एलर्जी के जो बीमारियां होती हैं उसके तौर पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसको बीमारियों को, जो एलर्जी से जो बीमारियां होती हैं उसके निवारण के लिए एपिपेन को इस्तेमाल किया जाता है। ये मैडम ओरला बैक्सेंडेल जो है वो हमेशा अपने साथ एपिपेन रखती थी, लेकिन फिर भी अभी ये जब इन्होंने बिस्किट खाए और ये कोमा में चली गई, उस समय भी इन्होंने ये एपिपेन का इस्तेमाल किया था, लेकिन उससे उनकी तबीयत में कुछ ज़्यादा सुधार हुआ नहीं। तो ये बिस्किट से मौत की खबर सुनते ही हर कोई हैरान है अभी अमेरिका के अंदर। ये काफ़ी चर्चा में चल रही है मैडम ओरला बैंक्सडेल। पांचवी खबर और आखिरी खबर है मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप के बारे में, पूर्व राष्ट्रपति है अमेरिका के। तो इनके ऊपर मानहानि का एक दावा हुआ था पिछले कई सालों पहले। एक लेखिका है अमेरिका के अंदर, इनका नाम था जीन कैरोल। तो इन्होंने मानहानि के दावे के स्वरूप में एक मुआवजे के तौर पर एक मुकदमा दायर किया था इनके खिलाफ। अब क्योंकि ये इलेक्शंस में खड़े हैं तो हर तरफ इनकी चर्चा हो रही है, तो इस मुकदमे ने भी इनकी चर्चा में और इजाफा किया है। तो कैरोल, लेकिन ये जो खबर आई थी तो ये तो सिर्फ मुआवजे की खबर थी, लेकिन इस मुकदमे की चर्चा इसलिए और ज़्यादा हो रही है क्योंकि कैरोल ने जो मानहानि के लिए जो कीमत उन्होंने बताई थी वो $10 मिलियन की थी। उन्होंने $10 मिलियन मांगे थे कैरोल मैडम ने, लेकिन जूरी जो थी, अदालत की जो जूरी होती है इनकी अमेरिका की, उस जूरी ने इनको 10 मिलियन से सीधा 83.3 मिलियन डॉलर का मुआवजा देने का आदेश दिया है डोनाल्ड ट्रंप को। मतलब कैरोल मैडम तो बहुत ज़्यादा खुश हुई होंगी, क्योंकि उनकी अपेक्षा जो थी उस अपेक्षा से कई ज़्यादा इनको मिला है। तो $10 मिलियन मांगा था और 83 मिलियन डॉलर मिल रहे हैं। तो लेकिन खैर, ये जो जूरी के सामने जब ये बहस शुरू हुई थी तो वहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप भी मौजूद थे अदालत में, लेकिन जैसे ही जूरी ने ये आंकड़ा बताया डोनाल्ड ट्रंप के सामने, तो वहाँ से फिर सीधे उठकर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो उस भरी अदालत से उठकर चले गए। लोग भी ये देखते रह गए और जूरी ने भी ये इस बात को नोटिस किया कि आप ऐसे
बीच बहस में अदालत को छोड़कर नहीं जा सकते। तो जूरी ने भी उनको ये इन्फॉर्म किया कि देखिए अगर आप यहाँ से चले जाते हैं तो इस बात को नोट किया जाएगा, अदालत तो इस बात को रिकॉर्ड करेगी कि आप बीच बहस में, मुकदमे के बहस में ही बीच में ही उठकर चले गए हैं, इस बात को रिकॉर्ड किया जाएगा। लेकिन फिर भी ये सुनकर भी डोनाल्ड ट्रंप नहीं माने और वो इस अदालत के बीच में से, भरी अदालत में से ही उठकर भाग गए। तो ये 5 मज़ेदार खबरें थी। कल किसी और खबरों के साथ फिर से मिलते हैं। धन्यवाद।